कक्षा 12 का प्रश्न बैंक हम हल कर रहे थे। जो क्वेश्चन बैंक जारी किया है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने, इसको हम वन शॉट क्लास में हल कर रहे थे। आज हम 12वीं क्लास के हिंदी साहित्य में जो बुक्स लगा रखी है उस बुक्स का जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट की वन शॉट क्लास देखेंगे। जो प्रश्न इस प्रश्न बैंक में दे रखे हैं उनको उत्तर सहित आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अंतरा भाग 2 पुस्तक है जिसमें पद्यखंड का पहला पार्ट है जयशंकर प्रसाद, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, 2 कविताएं इनकी लगा रखी है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। एक तो परीक्षा में MCQ, लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरीय या फिर निबंधात्मक। तो ये सारे प्रश्न इस प्रश्न बैंक में दिए गए हैं, उन्हीं को हम आज यहाँ हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले MCQ प्रश्न, देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो जो देवसेना का गीत है वो प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया है, ध्रुव स्वामिनी से लिया है, स्कंदगुप्त से, अजातशत्रु से। तो वो लिया गया आपका स्कंदगुप्त नाटक से। स वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त से लिया है, राजश्री से लिया है, अजातशत्रु से, चंद्रगुप्त से। तो जो कार्नेलिया का गीत है ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। द वाला ऑप्शन सही है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कब हुआ? 1881 में, 1886 में, 1888 में, 1889 में। प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? कंकाल है, इरावती, निर्मला, तितली। तो यहाँ जो उनके उपन्यास दे रखे हैं उनमें से अधूरा उपन्यास कौन सा है? इरावती, ब वाला ऑप्शन, इरावती उपन्यास उनका अधूरा उपन्यास है। देवसेना जीवन में किसको पाना चाहती थी? चंद्रगुप्त को, पृथ्वीराज को, स्कंदगुप्त को, अकबर को। तो देवसेना स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी, वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। कार्नेलिया किसकी बेटी थी? सिकंदर महान की, सेल्यूकस की, स्कंदगुप्त की, चंद्रगुप्त की। कार्नेलिया सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, और सेल्यूकस की बेटी थी कार्नेलिया। ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कौन सा है? मथुरा है, एटा, जबलपुर, काशी। काशी में इनका जन्म हुआ 1889 ईस्वी में। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, इस पंक्ति में मधुमेह देश किसे कहा गया है? नेपाल को, जापान को, भारत को, पाकिस्तान को। तो मधुमेह यानी मिठास से भरा हुआ और लालिमा युक्त सूर्योदय की जो पहली किरण है वो भारत में पड़ती है। तो स वाला ऑप्शन सही है, भारत देश को कहा है। देवसेना का गीत कविता में विहाग शब्द का क्या अर्थ है? विहाग शब्द आया प्रातःकाल गाया जाने वाला गीत, सायंकाल गाया जाने वाला गीत, विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत, अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत। तो अर्धरात्रि में जो गीत गाया जाता है जिससे नींद टूट जाती है उसको विहाग कहा है। लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आपके दे रखे हैं। अगर इन लघुत्तरात्मक प्रश्नों को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो लघुत्तरात्मक प्रश्न है और निबंधात्मक प्रश्न है 2। इनके उत्तर भी हम लिखित रूप में देख लेते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहला था, लोटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा आ खाती। पंक्ति के माध्यम से देवसेना ने किन मनोभावों को अभिव्यक्त किया है? तो इन पंक्तियों में देवसेना की निराश एवं हताश मनस्थिति की अभिव्यक्ति हुई है। यानी निराशा और हताशा का, निराशा, हताशा, वेदना, पीड़ा, ऐसे मनोभावों की अभिव्यक्ति हुई है।
अब तक उसने अपने हृदय में स्कंदगुप्त के प्रति जो प्रेम संभाल कर रख रखा था, उसने उसे वेदना ही दी है। अब वह इसे आगे और संभाल कर नहीं रख सकती है, अतः वह इस प्रेम रूपी छाती को लौटा देना चाहती है। यानी जीवन के अंतिम समय में वो चाहती है कि ये स्कंदगुप्त का प्रेम उसको वापस लौटा दे। मुझे अब स्कंदगुप्त की चाह नहीं है, मैंने सारी आकांक्षाओं को जो है इस जीवन के अंतिम समय में विदा दे दिया है। करुणा आखाने में उसके हृदय की व्यथा पीड़ा उभर कर सामने आई है। जब व्यक्ति ज़्यादा दर्द होता है, हाहाकार करता है, ऐसी स्थिति देवसेना की बन रही है। उसका हृदय वेदना से हाहाकार कर रहा है। इस प्रेम को संभालते संभालते हुए अपने मन की लज्जा तक को गंवा बैठी है। दूसरा प्रश्न देखिए, अरुण ये मधुमेह देश हमारा पंक्ति का निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। कार्नेलिया भारत की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए कह रही है कि भारत देश सूर्योदय की लालिमा युक्त मिठास से भरा हुआ देश है। अरुण का मतलब लालिमा। जब प्रातःकाल का सूर्योदय उदित होता है तो उसकी किरणें लालिमा युक्त होती है, और मधुमेह कहते हैं मिठास से भरा हुआ। यहाँ की प्रकृति, यहाँ का वातावरण, यहाँ की मिट्टी मिठास से भरी हुई है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण कार्नेलिया ने किया है। भारत सदा से दूसरों की शरणस्थली रहा है। यहाँ सर्वत्र हरियाली एवं मंगल भावना व्याप्त है। पक्षी तक भारत को अपना नीड यानी बसेरा मानते हैं। ये देश सभी को अपने में समा लेता है। कविता में सूरज को ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। भारत में ही सबसे पहले ज्ञान, योग, सभ्यता, आध्यात्म और दर्शन का जन्म हुआ था। कवि ने भारत देश को मधुमेह कहा है क्योंकि यहाँ की मिट्टी, वातावरण और संस्कृति बहुत मधुमेह होती है, मिठास से भरी होती है। प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखिए। छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनकी रचनाएं भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्राणित है तथा उनमें राष्ट्र जागरण का स्वर प्रमुख है। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं, लेकिन उन्होंने नाटक भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, उपन्यास भी लिखे और निबंध भी लिखे हैं। उनकी रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले काव्य संग्रह लेंगे, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन, कुसुम, प्रेम पथिक। बहुत इंपॉर्टेंट है झरना, आंसू, लहर, कामायनी। नाटक में देखिए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। इससे तो आपके देवसेना का गीत लिया गया है और इससे आपके कार्नेलिया का गीत लिया गया है। ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, ये बाकी सब प्रसिद्ध नाटक हैं। कहानी संग्रह देखिए, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। 5 कहानी संग्रह हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण उपन्यास है। निबंध संग्रह, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। ये साहित्यिक परिचय हो गया प्रसाद जी का। आह वेदना मिली विदाई, पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। देवसेना यौवनावस्था में स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और उसे पाना चाहती थी। यानी पंक्ति का मतलब हो गया कि जो विदाई है, विदाई वेला में क्या मिली? वेदना, पीड़ा मिली। कैसे, उसको समझाना है। देवसेना स्कंदगुप्त का प्रेम पाने में असफल रही क्योंकि उस समय स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया को चाहता था। प्रेम में विफल होने और उपेक्षित होने के कारण देवसेना के मन में निराशा की भावना घर कर गई थी। देवसेना अपनी सभी आशाओं, इच्छाओं को त्याग रही है। जीवन के अंतिम समय में स्कंदगुप्त ने देवसेना से प्रणय निवेदन कर उसको इस विदाई वेला में वेदना दी है। जब वो सब कुछ भूल गई थी, जब उसके जख्म भर गए थे, तब स्कंदगुप्त ने पुनः प्रणय निवेदन करके उन जख्मों को हरा कर दिया है, उसकी वेदना को बढ़ा दिया है। जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, परंतु देवसेना मना कर देती है। क्यों, स्पष्ट कीजिए। देवसेना स्कंदगुप्त के व्यवहार से दुखी और निराश है। देवसेना यौवनावस्था में स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और उसे पाना चाहती थी, परंतु वह
स्कंदगुप्त का प्रेम पाने में असफल रही। जीवन के अंतिम पड़ाव पर देवसेना सब कुछ भूलकर वृद्ध पर्णदत्त के आश्रम में गाना गा करके, भीख मांग करके जीवन यापन कर रही है और देवसेना को अपने जीवन की संपूर्ण यात्रा में अकेलापन ही सहन करना पड़ा। उसकी जीवन यात्रा खामोशी से चल रही थी, परंतु स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन ने उसकी खामोशी को तोड़ दिया। देवसेना ने भ्रम में पड़कर जीवन भर स्कंदगुप्त से प्रेम किया। उसने जीवन भर संघर्ष किया पर स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सकी, इसलिए देवसेना ने मना कर दिया। जब उसने प्रणय निवेदन किया तब स्कंदगुप्त ने मना किया था। अब जब स्कंदगुप्त उससे विवाह करना चाहता तो देवसेना ने मना कर दिया है, क्योंकि हो सकता है उसको स्कंदगुप्त के प्रेम पर भरोसा नहीं हो। देवसेना के जीवन रूपी रथ पर कौन सवार है, स्पष्ट कीजिए। देवसेना का गीत में प्रसाद ने देवसेना की वेदना और निराशा का वर्णन किया है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। कौन सवार है? प्रलय। अब तो वह अपनी दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रहती है। देवसेना जानती है कि उनके पद कमजोर है और वे हार जाएगी, लेकिन फिर भी वे संघर्ष कर रही है। उसका पूरा जीवन ही दुखमय रहा है। देवसेना ने भ्रम में पड़कर जीवन भर स्कंदगुप्त से प्रेम किया। उसने जीवन भर संघर्ष किया पर वह स्कंदगुप्त का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकी। सिंधु सागर के किनारे बैठी कार्नेलिया किन प्राकृतिक सुखों की अनुभूति करती है? अपने शब्दों में लिखिए। कार्नेलिया ग्रीक शिविर में सिंधु किनारे पेड़ के नीचे बैठकर भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रही है। समय हो रहा आपका सूर्योदय का। कौन सा समय हो रहा है? सूर्योदय का। पूर्व दिशा से सूर्य उदित हो रहा है और लालिमा युक्त है, लाल लाल किरणें धरती पर आ रही है। वह कहती है, हमारा यह देश भारतवर्ष लालिमा से युक्त और मिठास से परिपूर्ण है। यहाँ प्राची यानी पूर्व दिशा में सूर्य की अरुण आभा, अरुण यानी लाल आभा बिखर जाती है। इस देश में अपरिचित क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, यानी क्षितिज मिलता हुआ प्रतीत भी भारत में ही होता है, अर्थात यहाँ अनजान लोगों को भी आश्रय प्राप्त हो जाता है। शरण देने वाला देश है भारत। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का उल्लेख करते हुए कार्नेलिया कहती है कि सूर्योदय के समय सरोवरों में कमल के फूल खिलते हैं। जब सूर्य की सुनहली किरणें वृक्षों की चोटियों और शाखाओं से छनती हुई पुष्पों पर नृत्य करती है, तब उस समय की शोभा देखते ही बनती है। पौधों की हरियाली पर बिखरी हुई ये केसर जैसी लालिमा मंगलमय जीवन का संदेश देती है। जैसे हम मांगलिक कार्यों पर जो लाल रंग बिखेर देते हैं, सिंदूर बिखेर देते हैं, ऐसे ही ये हरी हरी घास पर सूर्य की लालिमा युक्त जो किरणें गिर रही है वो मंगलमय जीवन का संदेश दे रही है। निबंधात्मक प्रश्न देखिए। कार्नेलिया का गीत कविता में भारत की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है? अपने शब्दों में लिखिए। कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन किया है। प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण जब भारत की भूमि पर पड़ती है तब प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। उस समय प्रकृति मधुमय दिखाई देती है, यानी मिठास से भरी हुई दिखाई देती है। चारों तरफ जो हरियाली है, सुंदरता है, वो आंखों को बड़ा सुकून देती है, मिठास से भरी हुई दिखाई देती है। पौधों की हरियाली पर बिखरी हुई केसर जैसी लालिमा मंगलमय जीवन का संदेश देती है। यहाँ दूर देशों से आने वाले व्यक्तियों को आश्रय मिलता है। ये देश सभी की शरण स्थली है। यहाँ के मनुष्य दयावान और करुणावान है तथा सभी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। यहाँ के लोग सभी को सुख पहुँचाने वाले हैं। भारत में विविध सभ्यता और संस्कृति, रंग रूप, आचार विचार और धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और यहाँ सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में भारत की अनेक विशेषताओं की ओर संकेत किया है। देवसेना का गीत कविता की मूल संवेदना लिखिए। देवसेना प्रेम के क्षेत्र में हारी हुई एक प्रेमिका है। वह स्कंदगुप्त का प्रेम पाने की प्रबल आकांक्षा रखती थी। जो यौवनावस्था है, उस यौवनावस्था में देवसेना चाहती थी कि उसका विवाह स्कंदगुप्त से हो जाए, लेकिन स्कंदगुप्त तो किसी और से प्रेम करता था, तो उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया।
किंतु उसकी आशा पूर्ण न हो सकी। प्रेमी स्कंदगुप्त की उपेक्षा का दुख उसे जीवन भर सहन करना पड़ा। जीवन की संध्या में स्कंदगुप्त ने देवसेना के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखा, किंतु देवसेना ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यौवनावस्था में उसने जो प्रणय निवेदन किया था वो स्कंदगुप्त ने स्वीकार नहीं किया। तो अब वो कैसे भरोसा कर ले कि स्कंदगुप्त उससे सच्चा प्रेम करता है। उसने अस्वीकार कर लिया। इस त्याग का दुख भी उसे सहन करना पड़ा। उसने जीवन भर संघर्ष किया पर पाया कुछ भी नहीं। इसलिए कह सकते हैं कि देवसेना का सारा जीवन दुख में ही बीता। जीवन की संध्या में उसे स्कंदगुप्त की चाह नहीं है, इसलिए वह सास के साथ उसे ठुकरा देती है और भीख मांग करके जीवन यापन करना स्वीकार करती है। देवसेना जीवन की सभी आकांक्षाओं इच्छाओं को वो विदा कर देती है। अब उसे न तो स्कंदगुप्त की चाह है, इच्छा है, आकांक्षा है, न उसके प्रेम की इच्छा है। वह तो अकेले ही इस जीवन को जीना चाहती है। ये वन शॉट क्लास के प्रश्न थे जो यहाँ पर दिए हुए हैं। इन्हीं प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। ऐसे वन शॉट क्लास देखते रहिए।